आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट नोट्स का सीरीज। यह स्पेक्ट्रोस्कोपी का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये शॉर्ट नोट्स में रहेगा, यानी 2 नंबर 3 नंबर में आप लोग इसको लिख सकते हो। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, एसिमेट्रिक टॉप्स मॉलिक्यूल्स क्या होता है। दिस मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म अ मेजॉरिटी हैव ऑल द 3 मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया डिफरेंट, दैट इज इसमें क्या होता है, आई इक्वल नॉट होता है, आई बी इक्वल नॉट होता है आई सी के। तो इस प्रकार से ये दिया गया है। तो आप लोग सब एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं कि H2SO2 क्या होता है, H2CO CH3CHO और इसमें CH2F2 ETC। और इसका यह डायग्राम दिया गया है, जैसे कि H2CO का डायग्राम होता है, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर लिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग इस डायग्राम को बना लेना। इस तरह से ये पूरा शॉर्ट नोट्स का सीरीज होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं अनसर्टेनली प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के कारण उसकी सही पोजीशन एंड मोमेंटम को एक ही समय में ठीक निर्धारण करना संभव नहीं होता है। किसमें, अनसर्टेनली प्रिंसिपल जो हाइजेनबर्ग नामक वो साइंटिस्ट ने दिया था, उसमें क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की वेग के नेचर जो होता है उसकी पोजीशन का हम लोग पोजीशन और मोमेंटम 2 चीज़ होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो पोजीशन का ठीक निर्धारण कर सकते हैं या मोमेंटम का, दोनों का एक साथ हम लोग नहीं कर सकते। इसका मतलब यही होता है। तो ठीक निर्धारण करना संभव नहीं होता है। इसके लिए हाइजेनबर्ग ने क्या दिया था, एक रूल दिया था। सन कितना में दिया था, 1926 में एक थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसे क्या बोलते हैं, अनसर्टेनली प्रिंसिपल कहते हैं। डेफिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स इसका, इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग का साथ साथ सही निर्धारण संभव नहीं होता है। इसमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी गति का सूक्ष्म कण की पोजीशन और मोमेंटम को हम लोग साथ साथ निर्धारण नहीं कर सकते। अगर पोजीशन हम लोग निर्धारण कर रहे हैं तो मोमेंटम को नहीं कर सकते। अगर मोमेंटम का हम लोग जान रहे हैं, उसको कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, तो हम लोग पोजीशन का पता नहीं कर सकते। ये किसको दिया था, हाइजेनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसका जनरल फार्मूला यही होता है फ्रेंड्स, डेल एक्स होता है डेल एक्स इंटू डेल पी, और ये होता है मोर होता है किससे, एच, ये मोर होता है H/4π। तो ये क्या है, इसका गणितीय फार्मूला है या मैथमेटिकल फॉर्म है। तो आप लोग देख सकते हैं डेल एक्स इसमें क्या होता है, अनसर्टेनली इन पोजीशन होता है। डेल पी क्या होता है, अनसर्टेनली इन वेलोसिटी होता है। और एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। अब देखते हैं चिन्ह, इसका मतलब होता है डेल एक्स डेल पी का मान जो होता है वो क्या होता है, H/4π से अधिक या बराबर हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता है। मतलब डेल एक्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/डेल पी। यानी डेल पी हाई होगा तो डेल एक्स होगा वो लो होगा। अगर डेल एक्स हाई होगा तो डेल पी होगा वो लो होगा। यानी डेल एक्स एंड डेल पी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट होता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझने के लिए क्या करते हैं, कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के जो मोमेंटम होता है और क्या होता है, पोजीशन होता है, उसकी समीक्षा करते हैं। तो ये डायग्राम दिया गया है, जिसमें ऊपर दिया गया है सूक्ष्मदर्शी है, और ये है नील पथ, जो कि ये क्या है, किसका स्ट्रक्चर है, प्रकाश के फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन में पथ में जो चेंज होता है उसका ये स्ट्रक्चर दिया गया है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसी का आगे पोर्शन देखने वाले हैं। इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ज्ञात करने के लिए एक ऐसा विशेष प्रकार की सूक्ष्मदर्शी लेना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन दिखाई दे सके। कोई भी कण तभी दिखाई देता है जब वह अपनी सतह से जो लाइट होता है उसको चेंज कर देता है। मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, कोई कण या पार्टिकल होता है वो हमें जब दिखाई देता है जब उसके जो प्रकाश या लाइट होता है, यानी सरफेस में जो लाइट या प्रकाश होता है उसको चेंज कर देता है, तो हमें क्या दिखाई देता है, पार्टिकल दिखाई देता है। और यह
अतः इलेक्ट्रॉन पर जब ऐसी किरणें को फोटॉन पकड़कर परिवर्तित होता है जिसमें बहुत एनर्जी होती है, तो उसकी टक्कर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम या संवेग चेंज हो जाता है और क्या होता है, संवेग की अनिश्चितता बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह होता है कि निश्चित संवेग से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति या पोजीशन का हम लोग सही ज्ञान करना इम्पॉसिबल होता है। इसको हम लोग सही से क्या बोलते हैं, ज्ञान का इसका सही से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। किसका इलेक्ट्रॉन के जो पोजीशन होता है उसका, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पोजीशन का हम लोग सही से निर्धारण नहीं कर सकते। ये क्या बतलाता है, ये हाइजेनबर्ग ने बोला कि ये मैंने फर्स्ट डेफिनेशन में बताया था फ्रेंड्स की जो मोमेंटम होता है और पोजीशन होता है, इसका हम लोग एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। उसको डिटरमाइन करेंगे तो उसको नहीं कर पाएंगे, उसको करेंगे तो ये मतलब एक ही को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं। और आंसर थर्ड में हम लोग देखेंगे कोहेरेंट एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग क्या होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CARS बोलते हैं। तो अब जानते हैं कि ये क्या होता है। इसको कार से कहते हैं, एक नॉन लीनियर रमन स्कैटरिंग होता है के समान पाया जाता है और क्या करता है, मॉलिक्यूल में कोहेरेंट पोलराइजेबिलिटी के कारण ये प्राप्त होता है। इस टेक्निक को सबसे पहले किसने दिया था, मैकर एंड टहन्नू ने सन 1965 में प्राप्त किया था। और जब टू लेज़र बीम पर्याप्त रूप से लाइट इंटेंसिटी एंड हाई फ्रीक्वेंसी V0 एंड V1 वेयर V0 हाई होता है V1 से, तो एक ही समय में क्या होता है, मोलिकुलर के मीडियम हमको मिलने लगता है यानी प्राप्त होता है। तो लो इंटेंसिटी की न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जनरेट होती है, निर्माण होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार क्या होता है, V0 प्लस V0 माइनस V2 तो इक्वल किसका होता है, V0 को हम लोग ऐड कर दिए तो क्या बना 2V0 माइनस VT। अगर फ्रीक्वेंसी VT अलग है, जैसे कि V0 माइनस VT इक्वल होता है Vm के, तो क्या होता है, स्कैटरिंग रेडिएशन जो होता है वो होता है V0 प्लस Vm इक्वल टू VA प्राप्त होता है। द रेडिएशन फ्रीक्वेंसी VA एंटी स्टोक है जो रमन रेडिएशन V0 से संबंधित होता है, जो वेरी इंटेंस डायरेक्शनल एंड क्या करता है, कोहेरेंट दिखाता है हम लोग को। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेरेंट एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग या कास बोलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया है फ्रेंड्स। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है जो ऊपर में दिया गया है और नीचे वाला V0 है, ये ग्राउंड स्टेट कहलाता है। इसको आप लोगों को मैं लिख करके बता देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ सके। अब हम लोग देखते हैं इसको, एक मिनट फ्रेंड्स डाल देते हैं। ये होता है ये इसमें भी इक्वल 0 होता है, ये क्या होता है ग्राउंड स्टेट, जबकि ऊपर में जो होता है वो क्या होता है एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है और क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होता है। ये एंटी स्टोक एमिशन होता है यहाँ पर से। ये फिगर किसका है, डायग्राम ऑफ कास एंड CASRS प्रोसेस होता है। ये एडवांस अब कास क्या कहता है, कास सिग्नल नॉर्मल रमन लाइन्स की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक परिणाम के होते हैं। इस प्रकार कास तकनीक में समस्या को पता लगाया जा सकता है, जबकि फ्लुरेंस की तुलना में कास को आसानी से देखा जा सकता है। लिमिटेशन ऑफ कास का लिमिटेशन क्या होता है, कास को डिफिकल्ट एडजस्टमेंट एंड कॉस्टली इक्विपमेंट मतलब जटिल होता है। क्या होता है, महंगा होता है फ्रेंड्स जो कास होता है वो, और इसका एडजस्टमेंट है इसका वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये हाई लेवल में पाया जाता है, इसलिए ये कॉस्टली होता है। तो ये इसका हम लोग आवश्यकता जटिल रूप से ये आवश्यकता इसका हम लोग का उतना नहीं पड़ता है क्योंकि ये कॉस्टली होता है। स्पेक्ट्रा इवोल्यूशन नॉन मेटल है, यह क्या है स्पेक्ट्रा इवोल्यूशन होता है इसमें। और थर्ड होता है स्कैटरिंग प्रोसेस के नॉन लीनियर
नॉन लीनियर नेचर के कारण कोई भी मात्रात्मक निष्कर्ष सिग्नल की इंटेंसिटी से क्या होता है, निकाला जा सकता है। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, इसका क्या होता है फ्रेंड्स, आइसोटोपिक क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। आइसोटोप क्या होता है, एक एलिमेंट होता है जिनके द्वारा क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है, आइसोटोप मीन्स क्या होता है, इसको पहले जानते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन इसका एटॉमिक वेट होता है वो डिफरेंट होता है, इसे कि ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ट्रांजिशन बोलते हैं। आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत ये शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लोग नोट्स बना लेना। इसमें आइसोटोप में क्या होता है, यह एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है लेकिन एटॉमिक वेट होता है, यानी वेट होता है मीन्स भार होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसलिए मॉलिक्यूल में कोई एटम अपने आइसोटोपिक से क्या होता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। तो मॉलिक्यूल के बॉन्ड डिस्टेंस में तो कोई 5 डिफरेंस नहीं आता, बट क्या होता है, इसमें मास में डिफरेंस आ जाता है, बॉन्ड में डिस्टेंस नहीं आता है। तो क्या होता है, इसमें मास के जो डिफरेंस है वो आ जाता है, बॉन्ड में डिस्टेंस नहीं, बॉन्ड में डिफरेंट डिस्टेंस में नहीं आता है, जबकि मास में उसके डिफरेंट आ जाता है। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। मास में डिफरेंस आ रहा है, अतः मॉलिक्यूल के आई व बी दोनों में चेंजेस होगा, क्योंकि आई जो होता है मास पर, आई बी आई पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। CO मॉलिक्यूल होता है, कार्बन एटम के आइसोटोपिक क्या होता है, कार्बन के आइसोटोपिक होता है C12 को C13 से क्या करते हैं, एक्सचेंज करने पर हमको कम देखते हैं। इसमें देखते हैं डायग्राम इसका भी है फ्रेंड्स। मॉलिक्यूल्स का मास इंक्रीज होगा तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। यहाँ पर ये है B प्रोपोर्शनल होता है 1/I के, यहाँ 1/I के इन्वर्सली होता है, अतः B डिक्रीज होता है, इसमें B डिक्रीज होगा तो I इंक्रीज होगा, I डिक्रीज होगा तो B इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार से यह C12 और C13 का ये स्ट्रक्चर है, आप लोग बना लेना। CO मॉलिक्यूल में C12 आइसोटोपिक को C13 आइसोटोपिक में एक्सचेंज करने पर क्या मिलता है हमको, एनर्जी लेवल में क्या होता है, गिरावट आ जाता है। अब P ब्रांच, ये P ब्रांच दिया गया है। P ब्रांच क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन में लो फ्रीक्वेंसी साइड मिलने वाले बॉन्ड को P ब्रांच कहते हैं, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी वाले में मिलने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या दर्शाते हैं, वह क्यू में क्या बोलते हैं, Q0 होता है, जबकि R जो होता है वो हाई होता है। मतलब R और P होता है एक दूसरे के अपोजिट होगा, मतलब P होता है, P ब्रांच जो होता है क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन में लो फ्रीक्वेंसी साइड मिलता है, जबकि R ब्रांच क्या वो कहाँ मिलता है, हाई फ्रीक्वेंसी साइड मिलता है। जबकि यहाँ पर Q ब्रांच क्या होता है, Q ब्रांच होता है वो 0 लेवल में होता है। तो आइए इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन में लो फ्रीक्वेंसी साइड मिलने वाले बॉन्ड को P ब्रांच कहते हैं, इसे V0 से डिनोट करते हैं, जो डेल J = -1 और डेल J = 1 के सापेक्ष होता है। यह वाइब्रेशन रोटेशन बैंड का P ब्रांच कहलाता है। यह नेगेटिव ब्रांच भी कहलाता है क्योंकि इसका मास नेगेटिव होता है। जबकि Q ब्रांच में क्या होता है, इसे न्यूट्रल ब्रांच भी कहते हैं क्योंकि Q = 0 होता है। R ब्रांच क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन में हाई फ्रीक्वेंसी साइड मिलने वाले बॉन्ड को R ब्रांच कहते हैं तथा इसे V0 से डिनोट करते हैं। इसे ट्रांजिशन डेल V = 1 एंड डेल J = 1 होता है। R क्या होता है, R ब्रांच को पॉजिटिव ब्रांच कहते हैं, जबकि इसको क्या बोलते हैं, P ब्रांच को हम लोग नेगेटिव ब्रांच बोलते हैं, और R ब्रांच के Q ब्रांच को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल ब्रांच कहते हैं। इस प्रकार से इसमें ट्रांजिशन होता है, डेल V = 1 होता है एंड डेल J = 1 होता है। R ब्रांच को पॉजिटिव ब्रांच भी कहते हैं क्योंकि मास पॉजिटिव होता है। वैसे ही P ब्रांच को हम लोग नेगेटिव ब्रांच कहते हैं क्योंकि उसमें मास नेगेटिव होता है।
इस प्रकार से ये दिया गया है। लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी, ये धर्मा पी होता है वो नेगेटिव होता है, आर पॉजिटिव होता है। पी का मास नेगेटिव होता है, आर का जो मास होता है वो पॉजिटिव होता है। इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस दिया गया है। और क्यों होता है, पी और आर के बीच में होने के कारण यह न्यूट्रल होता है। इसे ओ से दर्शाया गया है, 0 से दर्शाया गया है। इस प्रकार से ये एक एब्जॉर्प्शन का भी डायग्राम दिया गया है। इसका वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और यहाँ पर पी क्यू आर, यहाँ पर से डायग्राम अच्छे से आप लोग बना लेना। लास्ट में दिया गया है मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। पीएम मोस ने 1929 में अपने अनुभव से क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को बताया था। किसने बताया था, पीएम मोस ने बताया था। एनहार्मोनिक डायटोमिक ऑक्सीलेटर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मोस फंक्शन कहते हैं। ये इसका होता है डेरिवेशन होता है, बी एक्स इक्वल डी ई 1 माइनस एक्सपेरिमेंटल होता है बी एक्स का स्क्वायर होता है। ये एक समीकरण फर्स्ट होता है। डी ई इक्वल क्या होता है, डी 0 प्लस एच न्यू अपान 2 एच वी अपान 2 होता है। बीटा इज रिलेटेड टू क्या होता है, फोर्स होता है। बीटा किससे रिलेट करता है, फोर्स से। कांस्टेंट एंड टू एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, इट इज गिवन बाय बीटा इक्वल होता है वी बार 2 पाई स्क्वायर न्यू सी अपान डी ई का होल स्क्वायर 1 अपान 2। ये मोस्ट पोटेंशियल का डायग्राम होता है। आप लोग अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में बना लेना। यहाँ पर क्या होता है, वी इक्वल 0 होता है, फिर 1 2 3 4 6। इस प्रकार से हम लोग एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाते हैं। और यहाँ पर एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो एक्स होता है डिक्रीज होने लगता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। ये मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम होता है। आप अच्छे से कॉपी नोट्स कर लेना। इस तरह से आप लोग अच्छे से नोट्स बना लेना। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो यह वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। तो आइए आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।